So we will be continuing our discussion with regression and correlation. आगे चलते हैं, राइट? ओके, हम लोगों ने क्राइटेरिया फॉर रेजिडुअल प्लॉट को डिस्कस किया था और इसी स्लाइड पे हमने एंड किया था, तो थोड़ा सा यहाँ से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. दैट्स ऑल, राइट? रेजिडुअल बोल रहे दो क्राइटेरिया है रेजिडुअल प्लॉट का. पहला है कि रेजिडुअल प्लॉट शुड नॉट हैव एनी ऑब्वियस पैटर्न, और ये कंफर्म करता है कि यदि ऑब्वियस पैटर्न नहीं है, इसका मतलब है कि स्कैटर प्लॉट ऑफ सैंपल डेटा इज ए स्ट्रेट लाइन पैटर्न इंस्टेड ऑफ हैविंग अदर पैटर्न. इसका मतलब ये कंफर्म करता है, राइट? दूसरा बोला कि रेजिडुअल प्लॉट जो है शुड नॉट बिकम मच वाइडर और थिनर व्हेन व्यूड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, करेक्ट? और ये चीज कंफर्म करता है कि फॉर डिफरेंट फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ x, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ corresponding y values all have the same standard deviation, राइट? अब हम लोग इससे आगे चलते हैं. एग्जाम्पल है द जैकपॉट ऑब्लिक टिकट डेटा फ्रॉम टेबल 10.1 आर यूज्ड to obtain the accompanying stat disk generated residual plot. मतलब stat disk जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम से उन्होंने जैकपॉट और टिकट का जो डेटा जो था उससे रेजिडुअल प्लॉट उन्होंने ड्रॉ किया है, राइट? रेजिडुअल प्लॉट विच इज ए प्लॉट ऑफ x, y minus y hat values, residual values. See that this residual plot satisfies the preceding two general criteria for residual plot. जो residual plot का जो दो general criteria जो था वो satisfy करता है या नहीं करता है. तो हमारा दो general criteria हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पहला वाला general criteria में क्या था कि it should not have a pattern, even a line का भी pattern नहीं होना चाहिए, राइट? और दूसरा था कि व्हेन इट इज व्यूड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नाइदर इट इज थिनर होना चाहिए ना ही थिकर होना चाहिए, करेक्ट? तो ये रेजिडुअल प्लॉट है. रेजिडुअल प्लॉट में देखा आपने x वैल्यू इधर की तरफ है और y वैल्यू पे रेजिडुअल्स लिखा हुआ है, और ये लाइन जो है वो 0 से शुरू हो रहा है, ये एक्सिस बना दिया इसका, और ये जो है रेजिडुअल पॉइंट जो है इसी एक्सिस के अराउंड स्कैटर्ड है, राइट? So next, see the three residual plots below. 3, 1, 2 and 3. The leftmost residual plot suggests that the regression equation is a good model. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, इवन स्ट्रेट लाइन का भी पैटर्न नहीं है, कोई इधर है कोई उधर है, देख रहे हो? हाँ, मतलब इसमें कोई स्ट्रेट लाइन फिट नहीं हो रहा है. तो नंबर 1 पहला हो गया. और दूसरा क्या था कि लेफ्ट टू राइट देखोगे तो ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ये थिनर हो रहा है या थिक हो रहा हो, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, राइट? द मिडिल रेजिडुअल प्लॉट shows a distinct pattern suggesting that sample data do not follow a straight line pattern as required. क्या ये मिडिल वाला जो है, मिडिल रेजिडुअल प्लॉट जो है shows a distinct pattern suggesting that the sample data do not follow a straight line pattern as required, right? क्या हो रहा है? अब देखो यहाँ पे straight line pattern do not follow, sample data do not follow the straight line pattern as required. क्यों? क्योंकि आइदर ये थिक होएगा नहीं तो थिनर होएगा. देखो इधर की तरफ देख रहे हैं तो ये फिर इधर की तरफ क्या हुआ, थिक हो गया, राइट? और फिर आगे चल के फिर थिन की तरफ हो गया, something like this. Rightmost residual plot becomes thicker, that the requirement of equal standard deviation is violated. Okay,
तो यहाँ पे देखो इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, देखो ये इधर की तरफ चला गया ये, और ये जो है इधर की तरफ आकर के थिकर हो गया। तो देखो तीनों के एग्जाम्पल मिल गए ना। रेजिडुअल प्लॉट सजेस्टिंग दैट रेगुलेशन इक्वेशन इज a good model. Residual plots plot with obvious pattern, राइट, कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक obvious साइन वेव का पैटर्न टाइप का आ रहा है। सजेस्टिंग दैट द रिग्रेशन इक्वेशन इज नॉट ए गुड मॉडल। ठीक है, देखो यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है ना साइन वेव की तरफ, एक तरह से दिस इज टू मच। हम जो ड्रॉ करना चाहते हैं वो नहीं ड्रॉ हो गए, कोई बात नहीं, हम भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते तो हम कर ही लेंगे, हम तो स्टूडेंट है ना। करेक्ट है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट पैटर्न मिल गया, राइट, ये पैटर्न मिला हमें। यहाँ पर ये दूसरा वाला वायोलेट हो गया, थीकर और थीनर नहीं होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाए तो, करेक्ट। और यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन वाला रूल, इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए, वो वायोलेट हो गया। और यहाँ पे डिस्टिंक्ट पैटर्न मिल गया तो इसलिए स्ट्रेट लाइन जो है वो वायोलेट हो गया। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है इसलिए ये हीरो। नेक्स्ट चले, गुड। अब दूसरी कहानी, प्रिडिक्शन इंटरवल्स एंड वेरिएशंस। ठीक है, अब इसकी कॉन्सेप्ट इन सेक्शन 10.2 we presented a method for using a regression equation to find a predicted value of y, but it would be great to have a way of determining the accuracy of such predictions. ठीक है, हमने predictions तो बना लिया, right, but we want to have a way of determining the accuracy of such predictions. जो हम predictions कर रहे हैं regression equation से वो accurate है भी कि नहीं है, correct, ठीक है। In this section we introduce the prediction interval, right, क्या introduce कर रहे हैं हम लोग, prediction interval, एक term जो क्या है, which is an interval estimate of predicted value of y, राइट, क्या है, विच इज एन इंटरवल एस्टिमेट ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y, जो y से जो प्रिडिक्ट हुआ उसका एस्टिमेट, उसका इंटरवल एस्टिमेट, राइट, मतलब उसका रेंज। आगे चलते हैं। सी द फॉलोइंग डेफिनेशंस फॉर द डिस्टिंक्शंस बिटवीन कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड प्रिडिक्शन इंटरवल, राइट। अब क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन, हमें मेन जो है वो पकड़ना है क्या, कि कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रिडिक्शन इंटरवल में क्या डिफरेंस है। तो हम डेफिनेशंस देखते हैं, डेफिनेशंस में चलते हैं। ये प्रिडिक्शन इंटरवल क्या है, इज ए रेंज, व्हाट इज दैट, इट इज ए रेंज ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू एस्टिमेट ए वेरिएबल सच एज predicted y in a regression equation। क्या है prediction interval, क्या है, it is a range of values, मतलब range of values means minimum होगा maximum होगा, एक interval होगा minimum और maximum, इससे इसके बीच में range of values used to estimate a variable, एक variable को estimate करने के लिए यूज करा जाता है। और वो क्या है variable, वो वेरिएबल है सच एज प्रिडिक्टेड y इन रिग्रेशन इक्वेशन, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन से जो y का वैल्यू प्रिडिक्ट किया है उसका एक रेंज, राइट, वो क्या है, प्रिडिक्शन इंटरवल है, ठीक है। और दूसरा जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल, क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज ए रेंज ऑफ वैल्यू used to estimate a population parameter such as rho, mu और sigma। confidence interval क्या है, ये भी एक रेंज है, is a range which is used to estimate the population parameter। और यहाँ पे
विच इज यूज टू एस्टिमेट ए वेरिएबल, जो बोल रहे हैं बेसिकली प्रिडिक्टेड वैल्यूज इन रिग्रेशन इक्वेशन से, जो प्रिडिक्शन आया उसका रेंज। तो ये बनेगा प्रिडिक्शन इंटरवल और ये है कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, देखो यहां पे कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या था, पहले वो समझते हैं, राइट। जैसे मान लो कि आप म्यू ले लेते हैं, राइट। म्यू जो है, ये म्यू क्या है, मीन है, पॉपुलेशन मीन होता है, करेक्ट, राइट। क्या होता है, पॉपुलेशन मीन, ये ना। पॉपुलेशन कोई बात नहीं, पॉपुलेशन मीन हुआ है, ठीक है। सो ये पॉपुलेशन मीन होता है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल देखोगी तो ये एक वैल्यू है, एक रेंज है, यहां से यहां के बीच में कोई ना कोई। तो ये उसमें दो वैल्यू होगा, एक वैल्यू ये होगा, लेट्स से दिस इज x1, ठीक है, और ये जो है मान लो कि आपका x2 हो गया, समझ लो। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम 5 लोग ने एक म्यू, जो पॉपुलेशन मीन जो है हाइट का, हमने डिस्ट्रीब्यूशंस कलेक्ट करना है। तो आप जब कलेक्ट करोगे तो आप अलग लोगों को सेलेक्ट करोगे सैंपल में। हो सकता है कि मैं सेलेक्ट करूं तो अलग लोगों को सेलेक्ट करूं और तीसरा आदमी जो हो वो अलग लोगों को सेलेक्ट करे। तो ऐसे 1000 बार यदि हम सैंपलिंग करें तो हर किसी का मीन अलग अलग आएगा। तो उस मीन से वो जो मीन आएगा वो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व को अप्रोक्सीमेट करता है, समझ गए। तो वो जो 1000 जो मीन आएगा, वो जो बनेगा वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का कर्व जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व को अप्रोक्सीमेट करेगा, समझ गए। तो इसका मतलब क्या होता है कि यदि हम रेंज लेते हैं 68% इंटरवल पे, राइट, तो मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन यदि लोगे, ये म्यू यहाँ पे, राइट, प्लस और माइनस 1 SD, ठीक है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 68% का डेटा जो होगा इसी के अंदर फॉल करेगा। मतलब 68% कॉन्फिडेंस के आप के साथ बोल सकते हो कि वैल्यू जो आएगा, दूसरा आदमी कोई भी जाकर के डेटा कलेक्ट करेगा तो वो वैल्यू इस रेंज से इस रेंज के बीच में होगा। मतलब म्यू -1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू म्यू प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में वैल्यू होगा, समझ गए। और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में के केस में म्यू -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से लेकर के म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में वो वैल्यू आएगा। उसकी उसी रेंज में से कोई 95% कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूं कि वैल्यू जो आएगा मीन का वो इसी दोनों के बीच में होगा। एंड दैट्स व्हाट इट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। 98% 99% कॉन्फिडेंस के साथ चलोगे रफली तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस लेंगे तो आएगा। तो ये बनता है आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात। तो वही बोल रहे हैं, वो ये रेंज है, रेंज ऑफ वैल्यू विच इज यूज्ड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर। या तो रो मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट, म्यू मतलब मीन, और सिग्मा मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट। अब प्रिडिक्शन इंटरवल में भी वही बात है। प्रिडिक्शन इंटरवल में भी ऐसा ही रेंज ऑफ वैल्यू होगा, राइट। तो जो ये रेंज जो होगा प्रिडिक्शन का, वैसे ही प्रिडिक्शन का भी रेंज होगा। एक मिनिमम वैल्यू होगा और एक मैक्सिमम वैल्यू होगा।
राइट। और यहाँ पे भी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू जो होगा, जो आएगा, वो इसी दोनों के बीच में आएगा। हाँ, वो अलग अलग जब x का वैल्यू जब वेरी करेगा पॉपुलेशन का, वैसा करके उसी टाइप का ये भी इंटरवल है, प्रिडिक्शन इंटरवल। मतलब इसी से मिलता जुलता, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे दो ही चीज फर्क का बताया। यहाँ बोला कि पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करना है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल, और प्रिडिक्शन का रिग्रेशन इक्वेशन से जो प्रिडिक्शंस कर रहे हैं उसका जब रेंज लेंगे, डिफाइन करेंगे, तो वो रेंज जो होगा वो प्रिडिक्शन इंटरवल होगा। मतलब जो भी सैंपल डेटा आपने लिया और उस सैंपल डेटा से जब आप प्रिडिक्शन इंटरवल जब आप बनाओगे, राइट, तब बोलोगे कि पॉपुलेशन का कोई भी वैल्यू ले लो, एक्स का वैल्यू हमारा इसके बीच में ही आने के चांसेस हैं। इट विल लाई बिटवीन दिस एंड दिस, समथिंग लाइक दैट, दैट्स व्हाट इट विल कम अप। आगे देखते हैं, आगे चल के और क्लियरिटी डेवलप होगी। बेटर, ओके, shall I go ahead? Okay. In example 4.1 from the preceding section, we showed that when using 9 pairs of jackpot ticket data from table 1, the regression equation is y hat is equal to minus 10.9 plus 0.174 into x. And for jackpot of x is equal to $625 million, the predicted value of y is 97.9 million tickets, right, which is found by substituting x is equal to 625 in the regression equation. ठीक है? For x is equal to 625, the best predicted value of y is 97.9. But we have no sense of the accuracy of that estimate. Correct? So we need an interval estimate. A prediction interval estimate of a predicted value of y can be found by using the component in the following key element box. ठीक है, वो आगे बताएगा following key element box क्या है. Given the nature of the calculation, the use of terminology is strongly recommended. मतलब आप सॉफ्टवेयर को यूज करिए इसको पता करने के लिए. Minitab, StateCrunch can be used to automatically generate 95% prediction interval. समझ गए कि यदि y का वैल्यू जो आएगा, एक वैल्यू आ रहा है इतना से इतना के बीच में आता है प्रिडिक्शन इंटरवल, तो मतलब ठीक ठाक है 90 पर, वही वाले बात जो कॉन्फिडेंट इंटरवल वाला से जो मैं कंपेयर कर रहा था उसी टाइप की चीज कुछ आगे आने वाली है. चले आगे, ये देखो की एलिमेंट प्रिडिक्शन इंटरवल. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? find a prediction interval which is an interval estimate of a predicted value y. requirement क्या है? requirement ये है for each fixed value of x, right, the corresponding sample value of y are normally distributed about the regression line and those normal distribution have the same variance. ठीक है, जब भी हम रिग्रेशन इक्वेशन यूज करते हैं ना, रिग्रेशन तो हमने कर लिया, राइट, और हमें इससे प्रिडिक्शंस करना है, तो किस टाइप का हमें कंडीशंस लगाना पड़ेगा ना, कि किस टाइप का वो डेटा था और किस इस टाइप का डेटा था जिससे हमने रिग्रेशन इक्वेशंस निकाला था, तो मैं जिस टाइप के डेटा पे रिग्रेशन इक्वेशंस निकालो उसी टाइप के डेटा का प्रिडिक्शंस कर सकता हूँ. वहीं से स्कोप बनता है ना उसका, करेक्ट, कि उसी टाइप पे जाकर के मैं प्रिडिक्शंस कर सकता हूँ, राइट. तो जब प्रिडिक्ट करने के लिए जो बनाया है, क्या फॉर ईच फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? द करस्पॉन्डिंग सैंपल वैल्यूज ऑफ वाई जो आना चाहिए, राइट, वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द रिग्रेशन लाइन. करेक्ट, शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड about the regression line
and those normal distribution have the same variance. सबका वेरिएंस सेम होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम होना चाहिए. सेम वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम होना चाहिए. जब अलग अलग जो मिलेगा ना कर्व आपको, राइट. हाँ ठीक. हाँ मतलब हाँ वही एक्चुअली में वही कॉन्सेप्ट जाएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड था नहीं था, उसके रिक्वायरमेंट वो रेजिडुअल प्लॉट के रिक्वायरमेंट को फॉलो करता था हमारा, जो अगेन बैक वो कहाँ का, वो डेटा को ही बताता था कि भाई डेटा आपका किस टाइप का था. ठीक है. यहां पे ये बात बोल रहे हैं कि फॉर ईच फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्स द करस्पॉन्डिंग सैंपल वैल्यूज ऑफ वाई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिग्रेशन लाइन के, राइट. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एंड दोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आएगा इट शुड हैव द सेम वेरिएंस. ये उसके रिक्वायरमेंट है. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर क्रिएटिंग ए प्रिडिक्शन इंटरवल. गिवन ए फिक्स्ड एंड known value of x0, द प्रिडिक्शन इंटरवल जो है the prediction interval for the prediction interval for individual y value जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या आएगा देखो, y hat माइनस e है. y is less than y hat minus e or it should be greater than, sorry, y should be greater than, y is greater than y hat minus e and less than y hat plus e. करेक्ट. मतलब ये एक e टर्म जुट रहा है, एक इधर की तरफ जुट रहा है और y hat में एक e माइनस हो रहा है. जो e जो क्या है वो है मार्जिन ऑफ एरर, मतलब कितना प्रिडिक्शन एरर आ सकता है. अब समझ में आ गया, क्लियर, कि जो प्रिडिक्शन जो आएगा वो एरर कहां से कहां के बीच में होगा, राइट. तो एरर जो है, एरर कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, राइट. e इज इक्वल टू टी अल्फा बाई टू एस ई डैश, राइट. एस ई है, स्टैंडर्ड एरर है. हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन प्लस एन एक्स जीरो माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. एंड x0 is a given value of x. ठीक है. t alpha by 2 has a n minus 2 degrees of freedom and se जो है standard error of estimate है, found from the formula 10.5 and 10.6. वो आगे जो स्टैंडर्ड एरर जो निकालने का फॉर्मूला है वहां से देखिए, राइट. द स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है, मतलब बेसिकली आपको स्टैंडर्ड एरर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है और यहाँ पे प्लग इन करना है मार्जिन ऑफ एरर निकालने के लिए. ठीक है. द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट जो है वो क्या करता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट SE इज ए मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिड्यूअल, कि रेजिड्यूअल जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, उसका वेरिएशन है, राइट. विच आर the difference between the observed sample value and the predicted y hat that are found from the regression equation. तो रेजिड्यूअल तो हम लोग देखे ही थे कि रेजिड्यूअल तो वही होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, राइट, माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू. ठीक है, राइट. तो ये वैल्यू उसको चाहिए, e का चाहिए और हमारा y का वैल्यू दिया हुआ है, प्रिडिक्टेड वैल्यू दिया हुआ है. तो y जो भी प्रिडिक्टेड वैल्यू आएगा वो क्या होगा, इट विल बी लेस देन प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस मार्जिन ऑफ एरर, ग्रेटर देन प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस मार्जिन ऑफ एरर से बड़ा होगा, मगर छोटा होगा किससे, प्रिडिक्टेड वैल्यू प्लस मार्जिन ऑफ एरर से. ठीक है जी, क्लियर. आगे चलो, कुछ तो क्लियरिटी बढ़ी ना, या रुकू, चलो ठीक है. ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपका 10.5 भी और 10.6 भी यहाँ.
स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए क्या है, सिग्मा, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा y माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 2, या आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, राइट। सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस b0 सिग्मा वाई माइनस b1 सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई n माइनस 2। ये रिग्रेशन लाइन जो था ना, रिग्रेशन लाइन जो होता है y इज इक्वल टू, राइट, करेक्ट, y इज इक्वल टू b0, करेक्ट, राइट, वेरी नाइस, हमारी भी प्रैक्टिस हो रही है नहीं, x, ये रिग्रेशन लाइन था। This is an equivalent formula of 10.5 that is good for normal manual calculation or writing computer program। ठीक है, आगे चले, वेरी नाइस। अब आएगा explained and unexplained variations। ठीक है, assume that we have a sample of pair data having the following properties shown in figure 10.7, right? क्या, there is a sufficient evidence to support the claim of linear correlation between x and y। क्यों, क्योंकि ये जो डेटा पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये पॉइंट्स हैं उसके, राइट, ये y वेरिएबल है वो ये है, और ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, राइट। द इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन जो है y हैट इज इक्वल टू 3 प्लस 2x आया, इसका इक्वेशन आ गया। थर्ड पॉइंट क्या लिखा, द मीन ऑफ y इज गिवन बाय y बार इज इक्वल टू 9। ठीक है जी, ये मीन वैल्यू है y का, ये y एक्सिस है, इसका मीन वैल्यू जो है y इज इक्वल टू 9 है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वन ऑफ द पेयर ऑफ सैंपल डेटा इज x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 90। देखो x इज इक्वल टू 5, करेक्ट, एंड y इज इक्वल टू 19, ठीक है, इस लाइन पे, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द पॉइंट 513, जो 5 और 13 वाला जो है ये वाला पॉइंट, the point 513 is one of the points on the regression line, because substituting x is equal to 5 into the regression equation y hat is equal to 3 plus 2x yields 13। ठीक है, क्लियर, यहां तक तो ये क्लियरिटी तो हो गई, राइट, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, फिगर 10.7 shows that the point 513 जो है lies on the regression line, but the point 590 from the original data set does not lie on the regression line, correct? If we completely ignore correlation and regression concept and want to predict the value of y given a value of x and a collection of paired xy data, right, our best guess would be the mean y is equal to 9। हाँ, यदि हम कोरिलेशन और रिग्रेशन कॉन्सेप्ट बिल्कुल हटा दें तो, ठीक है। बट इन दिस केस देयर इज ए लीनियर कोरिलेशन बिटवीन x and y, so a better way to predict the value of y when x is equal to 5 is to substitute x is equal to 5 into the regression equation to get y hat is equal to 13। ठीक है, we can explain the discrepancy between y bar, मतलब मीन वैल्यू जो है y एवरेज ऑफ y is equal to 9 and y प्रिडिक्टेड 13, मतलब 13 और 9 में क्यों डिफरेंस आया, बाय नोटिंग दैट देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द रिग्रेशन लाइन,
Consequently, when x is equal to 5, the predicted value of y is equal to 13 and not the mean value of y. हमने क्या बोला कि यदि मान लो कि बैड मॉडल होगा और वो कोरिलेशन का वैल्यू, रिग्रेशन का इक्वेशन जो है वो आपको सही नहीं आ रहा है, आप डाउटफुल आ रहे, तो डोंट यूज रिग्रेशन. आप सिंपली जो है मीन ऑफ वाई जो है, जो डेटा पॉइंट जो था आपके पास, उसका मीन वैल्यू को यूज कर लीजिए कि बैड मॉडल हमेशा वही रिजल्ट देगा आपको. तो यहाँ इस बात को रीइटरेट कर रहा है कि यदि आपने कोई भी मॉडल यूज नहीं करा होता तो हमेशा जो प्रिडिक्टेड वैल्यू भी आया था वो 9 ही आता उस केस में. मतलब बोला ना कि जब कोरिलेशन और रिग्रेशन को ना यूज करें तो वाई आएगा, लेकिन जब भी वो बेस्ट फिट वाला लाइन आप यूज करेंगे तो वो वैल्यू दूसरा आएगा जो यहाँ पे वो दिखा रहा है. क्योंकि आप हम लोग रिग्रेशन बेस्ट लाइन फिट पे जा रहे हैं तो इसलिए उसका वैल्यू 13 आया है, ना कि 9. ठीक है जी. So for x is equal to 5, the predicted value of y is 13, but the observed sample value of y is actually 19. ठीक है. The discrepancy between y hat जो predicted हुआ 13 and y is equal to 19 cannot be explained by the regression line. ये डिस्क्रिपेंसी जो है वो रिग्रेशन लाइन पे से नहीं एक्सप्लेन करी जा सकती, एंड इट इज कॉल्ड ए रेजिड्यूअल और अनएक्सप्लेन्ड डेविएशन. अभी याद रखिएगा, एक नया टर्म मिला हम लोगों को कमाल का, अगेन ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, कि रेजिड्यूअल को क्या बोलते हैं, अनएक्सप्लेन्ड डेविएशन भी बोल सकते हैं, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास कि ये क्यों आया, ये डिस्क्रिपेंसीज क्यों आ रही है. which can be expressed in a general format y minus y hat. वो तो रेजिड्यूअल है. ठीक है जी, यहां तक क्लियर. As in section 3.2 where we define the standard deviation, we again consider a deviation, यहां पर deviation to be a difference between a value and the mean. अभी क्या, वहां पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन था, यहां पे क्या बोला, वी कंसीडर क्या, डेविएशन टू बी ए डिफरेंस बिटवीन ए वैल्यू एंड द मीन. करेक्ट. इन दिस केस द मीन इज 9. करेक्ट. इन दिस केस द मीन इज 9. एग्जामिन द फिगर 10.7 carefully and note the specific deviation from y mean is equal to 9. राइट, मतलब मीन से कितना डिफरेंस है वो देखने के लिए बोल रहा है. राइट. सो द टोटल डेविएशन जो है ऑफ टोटल डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ द पॉइंट 59, राइट, इज इक्वल टू y माइनस y मीन. तो y का वैल्यू क्या है हमारा, 19 है एक्चुअल डेटा पॉइंट, और मीन जो है वो 9 है. तो 19 माइनस 9 विल बी इक्वल टू 10. करेक्ट. एक्सप्लेन्ड डेविएशन क्या है, फ्रॉम y मीन ऑफ द पॉइंट 59, कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो y हैट माइनस y मीन. मतलब प्रिडिक्टेड में से मीन जब माइनस करेंगे तो ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशंस है. 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4. एक्सप्लेन्ड वेरिएशंस क्यों है, क्योंकि जब हम कोई कोरिलेशन और नहीं यूज करेंगे, रिग्रेशन करेंगे, तो हमेशा रिजल्ट मीन में आता है. लेकिन यदि बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे तो उस केस में वो डेविएशन प्रिडिक्टेड वाला वैल्यूज आएगा, वो डिफरेंट आएगा ही आएगा. तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हम रिग्रेशन बेस्ट फिट लाइन ले रहे हैं उस डेटा पॉइंट से, इसलिए हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इसलिए उससे अलग होगा. राइट. और वो डिफरेंस जो है 4 का है. करेक्ट. अनएक्सप्लेन्ड डेविएशन क्या है, अनएक्सप्लेन्ड डेविएशन जो है फ्रॉम मीन और 0.59 का, वो जो है y माइनस y हैट है. ठीक है. करेक्ट.
तो 19 माइनस 13 जो है इज इक्वल टू 6. दिस इज अनएक्सप्लेन्ड डेविएशन. These deviation from mean are generalized and formally defined as follows. अब आगे चलते हैं. यहां तक इस स्लाइड पे कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे चलें. वेरी नाइस. अब देखते हैं डेफिनेशंस में क्या क्या चीजें बोल रहे हैं. गुड. Assume that we have a collection of paired data containing the sample points x, y, that y hat जो है is the predicted value of y obtained by using regression equation and the mean of the sample y is y bar. ठीक है, क्या बोला? हमारे पास सैंपल डेटा है x और y का पेयर्ड सैंपल डेटा है जिसमें प्रिडिक्टेड वैल्यू जो आया है रिग्रेशन लाइन से जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रहा है उसको y हैट से डिनोट किया और सैंपल का जो y वैल्यू जितना था उसका मीन y बार से डिनोट किया. बस इसमें इतनी ही बात बोली. देन द टोटल डेविएशन जो होगा ऑफ xy इज द vertical distance between y minus y bar. y में ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से मीन निकाल लेंगे तो टोटल डेविएशंस मिल जाएगा, which is the distance between the point and the horizontal line passing through the sample mean y bar. एक्सप्लेन्ड वेरिएशंस क्या होगा? y hat minus y bar होगा, right? Which is the distance between the predicted value y value and the horizontal line passing through the sample mean y bar. और unexplained variations क्या होगा? Is the vertical distance between y minus y hat. ठीक है, which is the vertical distance between the point xy and the regression line which is called the residual plot. तो रेजिड्यूअल प्लॉट से जो वर्टिकल डिस्टेंस जो है बेसिकली रेजिड्यूअल प्लॉट जो है, राइट, और रिग्रेशन लाइन जो रेजिड्यूअल प्लॉट का जब प्लॉट आपने डाला है तो वहां पे जो आया है और रिग्रेशन लाइन पे जो वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो अनएक्सप्लेन्ड डेविएशन है. क्लियर? रेजिड्यूअल लाइन से, हाँ वही करेक्ट. वो दूरी कितनी है? In the figure 10.7 we can use the following relationship for individual points. Individual points के लिए भी कर सकते हो. Total deviation y minus y bar is equal to y hat minus y bar plus y minus y hat. ठीक है जी? करेक्ट. ठीक है. The expression above involves deviations away from the mean and it applies to any particular point xy. If we sum the square of deviations using all points xy, we get amounts of variation. क्या बोला? The expression above involves deviation from the mean, ठीक है, and it applies to any particular point xy. Correct? बोल रहे if we sum the squares of deviations using all points xy, we get the amount of variation. समझ में आया? नहीं, फिर से रिपीट करूं. देखो ये क्या है, सारे डेविएशन जो है वो मीन से निकाले हैं. ठीक है, देखो ये भी मीन से निकला है, यहां भी मीन है, यहां भी मीन है. करेक्ट. अब बोल रहे हैं यहां पे कि इफ वी सम द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ठीक है, फ्रॉम ऑल पॉइंट्स, मतलब हर एक एक्स वाई जो पेयर पॉइंट है उससे उसका जो भी डेविएशन है उसको स्क्वायर करके सम कर दें, राइट, तो बोलेंगे कि वी विल गेट व्हाट अमाउंट ऑफ वेरिएशंस. कितना वेरिएशंस है?
तो वेरिएशंस को क्या करना है, स्क्वायर कर देना है और सम कर देना है फॉर ऑल पॉइंट्स के, सारे पॉइंट्स के लिए। एक पॉइंट के लिए इतना वेरिएशन आया प्लस, दूसरे वाला पॉइंट के लिए प्लस, तीसरे वाला पॉइंट के लिए, सबका डेविएशन निकालना है, स्क्वायर करते जाना है और जोड़ देना है सारे, तब जाकर के हमें टोटल वेरिएशन मिले, बेसिकली पूरा का पूरा वेरिएशन मिल जाए। दैट्स व्हाट वो बोल रहा है। टोटल वेरिएशन जो होगा वो तीनों का सम होगा, मतलब ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशंस का, डेविएशंस का, और इसका दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, राइट। The same relationship applies to sum of a square shown in formula 10.7. Even though the expression above is not algebraically equivalent to 10.7, the formula 10.7, the total variation is the sum of a square of total deviation of explained variations y is the sum of a square of explained variations and the unexplained variation which is the sum of a square of unexplained variations। मतलब ये दोनों का स्क्वायर कर दो, ये दोनों का स्क्वायर कर, इसका स्क्वायर कर लो और सम कर लो, इसका स्क्वायर सम कर लो, तो टोटल वेरिएशन मिल जाएगा। राइट, समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया, गुड। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस नेक्स्ट पॉइंट है।